हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता के व्यवहार का। एक उपभोक्ता का व्यवहार या एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है, इसी का आज हम बात करेंगे। तो एक उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब उसकी संतुष्टि अधिकतम हो, और उसकी संतुष्टि तब अधिकतम होगी जब वह अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेगा। यानी एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होगा जब वह अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करे। लेकिन एक समस्या आ जाती है, वह अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग नहीं कर पाता क्योंकि उसकी आय सीमित होती है। आय रुकावट पैदा करती है, आय जो है कंस्ट्रेंट है। अब तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, जबकि आय दी हुई हो। तो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कुछ इस प्रकार से व्यय करता है जिससे कि उसका संतुष्टि का स्तर मैक्सिमम हो। जैसे एक उपभोक्ता की आय 10,000 रुपये है, तो उसे एक मोबाइल भी खरीदना है, खाना भी उसी से चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, बाकी बातें भी उसे इसी 10,000 रुपये में पूरी करनी है। लेकिन वह जो जरूरी चीजें रहेंगी सबसे पहले उस पर व्यय करेगा, फिर बाद में बाकी चीजों पर व्यय करेगा। यानी वह अपनी आय को इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करेगा जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर अधिकतम हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार होता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कुछ इस तरह व्यय करना चाहता है जिससे उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। ये जो उपभोक्ता का व्यवहार है या उपभोक्ता का संतुलन है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर कहते हैं या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, का अध्ययन दो भागों में कर सकते हैं। एक गणनावाचक दृष्टिकोण जिसको कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा आपका हो गया क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। यह कहता है कि हम जो वस्तुएं और सेवाएं उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता को हम लोग संख्या के रूप में माप सकते हैं। यानी उपयोगिता की एक संख्यात्मक माप संभव है, और इसके आधार पर जो उपभोक्ता का संतुलन निकलता है उसका अध्ययन करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार या उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया है, जिसको हम लोग आगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में देखेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। वहीं अगर क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात करें तो क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, यह बतलाता है कि उपयोगिता को एक संख्या के रूप में मापना संभव नहीं है, बल्कि उपयोगिता को हम एक क्रम दे सकते हैं कि x वस्तु y वस्तु की तुलना में अच्छी है, खराब है या बराबर है, लेकिन उसे हम संख्या के रूप में नहीं दे सकते हैं। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। और ये जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है यह फिर से दो भागों में बढ़ता है। एक आपका हो जाता है तटस्थता वक्रविधि, और दूसरा होता है प्रकट अधिमान सिद्धांत। तटस्थता वक्रविधि जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व मेथड कहते हैं, और इस मेथड से उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करने का श्रेय J.R. हिक्स और एलन को जाता है। हिक्स एंड RGD एलन को जाता है। ये तटस्थता वक्र विधि के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करते हैं। वहीं प्रकट अधिमान सिद्धांत जिसको हम लोग रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी कहते हैं, इस आधार पर उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करने का श्रेय पॉल सैमुअल्सन को जाता है। तो
हमें बीए के कोर्स में हमें दो ही पढ़ना है, एक उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा तटस्थता वक्र विधि। तो आइए हम आज के टॉपिक में उपयोगिता विश्लेषण वाला ही चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता क्या होती है? तो जब हम कोई वस्तु या सेवा का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाएंगी और आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकने की शक्ति को भी उपयोगिता कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, उन सभी में हमारे आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति होती है और इसी शक्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। अब ये जो उपयोगिता, जैसे हमको भूख लगी है, अब भूख की आवश्यकता को पूरा कौन करेगा? रोटी करेगी या भोजन करेगा। तो भोजन में क्या है? हमारी आवश्यकता यानी हमारे भूख को समाप्त कर सकने की शक्ति है। हमें ठंड लग रही है तो हमें क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, और हमारे ठंड की जरूरत को पूरा करने का काम स्वेटर करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुओं में हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकने की शक्ति होती है और इसी शक्ति को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेनियल बर्नौली ने किया था 1738 में। डेनियल बर्नौली एक्चुअली एक सेंट पीटर्स पैराडॉक्स था, उसको सॉल्व करना चाहते थे और उसी के क्रम में उन्होंने उपयोगिता शब्द या यूटिलिटी शब्द का प्रयोग किया। सेंट पीटर्स पैराडॉक्स में लोग 50-50 की बेट लगाने को तैयार नहीं होते थे, 50-50 की शर्त लगाने पर राजी नहीं होते थे। तो ये लोगों के समझ में नहीं आता था कि लोग 50-50 का शर्त क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, यानी जीत पर भी 50 रुपया और हारने पर भी 50 रुपया अगर मिल रहा हो तो लोग ऐसी बाजी खेलना पसंद नहीं करते। तो इसको सॉल्व करने के लिए डेनियल बर्नौली ने उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया था। उपयोगिता शब्द की वकालत करने का मुख्य रूप से जो इकोनॉमिस्ट संबंधित रहे हैं वो है जेरेमी बेंथम। इन्होंने 1780 में अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में उपयोगिता सिद्धांत की बहुत वकालत की थी। इसके बाद इन्हें फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म या उपयोगितावाद के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रथम फिलोसोफर थे जिन्होंने उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया था। बाद में चल के हमारे पास जेएस मिल आते हैं जिन्होंने इनके विचारों को फॉलो किया, और उसके बाद लियोन वॉलरस, जेवेंस और कार्ल मेंजर ने भी इस सिद्धांत को बहुत ही महत्व दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम जब हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हमें मिलता है। तो बेंथम पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने उपयोगिता सिद्धांत पर बल दिया। इन्हें फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म भी कहा जाता है, उपयोगितावाद का पिता भी कहा जाता है। जीएस मिल ने इन्हें अनुसरण किया। बाद में स्टैनली जेविन्स, कार्ल मेंजर, लियोन वॉलरस ने मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन, सीमांतवादी क्रांति की पहली लहर को चलाया। इसके बाद इसी में आपके एल्फ्रेड मार्शल, विक्सटीन, यूगेन वॉन बाम्बोवार, पैरेटो और मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन की दूसरी लहर को इन अर्थशास्त्रियों ने आगे चलाया। तो आपको सिंपली ये देख लेना है। कभी कभी पूछता है कि कौन से इकोनॉमिस्ट जो है उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित, तो इन इकोनॉमिस्ट मोटे मोटे में हैं, आपको ये जानने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे उपयोगिता के प्रकार, गणनावाचक दृष्टिकोण क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है, गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है कि उपयोगिता की संख्यात्मक माप संभव है। जैसे मैंने जो रोटी खाई उससे हमें जो उपयोगिता मिली, हम उसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो उपयोगिता की माप संभव है। उपयोगिता एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। जैसे मेरे लिए किसी वस्तु से उपयोगिता कुछ होगी, आपके लिए कुछ और होगी। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये लोग रोटी खाते हैं। अब
ए व्यक्ति को रोटी से 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है, वहीं बी व्यक्ति को 15 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि रोटी की जरूरत ज्यादा किसको है। तो बी व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसे ज्यादा उपयोगिता मिल रही है। वहीं ए व्यक्ति को कम जरूरत है, उसे थोड़ी कम उपयोगिता मिल रही है। यानी कि मेरे लिए उपयोगिता एक वस्तु से अलग हो सकती है और उसी वस्तु से आपके लिए मिलने वाली उपयोगिता अलग हो सकती है। इसलिए इसको व्यक्तिपरक दृष्टिकोण या सब्जेक्टिव अप्रोच कहा जाता है। उपयोगिता सदैव लाभदायक नहीं होती है। उपयोगिता का लाभदायक होने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि कोई चीज अच्छी है तभी हम उसका प्रयोग करेंगे, ये नहीं है। उपयोगिता लाभदायक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। जैसे रोटी खा रहे हैं हम, तो शुरू में ये लाभदायक है। जब एक साथ हम कई बहुत ज्यादा रोटियां खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, तो हमें रोटी की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। और अगर हम रोटी का कंजम्पशन और जारी रखते हैं तो हमें ऋणात्मक उपयोगिता भी मिलने लगती है। नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कुछ लोग चोरी करके कोई सामान ला रहे हैं या कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो उन्हें नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। शराब पी रहे हैं, उनको शराब से उपयोगिता मिल रही है, तो नैतिक मूल्यों से उपयोगिता का कोई संबंध नहीं होता है। अब ये बात एक और है कि एक वस्तु में जो उपयोगिता निहित होती है वह आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि उस वस्तु की या उस वस्तु में नहीं होती है। कहने का मतलब जैसे रोटी था, ए व्यक्ति के लिए कम उपयोगिता थी और बी व्यक्ति के लिए ज्यादा थी, तो जिसको आवश्यकता ज्यादा उसको उपयोगिता भी ज्यादा मिलेगी। फिर हम आगे बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार की। तो उपयोगिता मुख्य रूप से हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, एक कुल उपयोगिता और दूसरा सीमांत उपयोगिता। लेकिन किताबों में हमें कई प्रकार की और भी मिल जाती है, जैसे प्रारंभिक उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। अब हम एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक उपयोगिता की। तो किसी वस्तु की पहली इकाई के प्रयोग से जो उपयोगिता मिलती है उसे हम लोग प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की प्रथम इकाई के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता को प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। जब आप किसी वस्तु का पहला इकाई यूज करेंगे, उससे जो यूटिलिटी मिली उसी को हमने कह दिया इनिशियल यूटिलिटी या प्रारंभिक उपयोगिता। अब बात करते हैं हम लोग कुल उपयोगिता की। तो किसी वस्तु की पहली इकाई से लेकर अंतिम इकाई तक उपभोग करने पर जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसे हमने कुल उपयोगिता का नाम दिया। जैसे इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये रोटी है, हम रोटी की 7 इकाइयां खा रहे हैं। जब 0 रोटी खा रहे हैं तो इससे कोई भी हमें सीमांत उपयोगिता नहीं मिल रही है, न तो कोई कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जब हमने पहली रोटी खाया तो पहली रोटी खाने से हमें 10 यूटिल्स, वैसे तो उपयोगिता का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं यूटिल्स लिखा रहता है, यूटिल्स में भी हम लोग काउंट करते हैं। तो उपयोगिता पहली रोटी के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता हमें 10 के बराबर मिली और कुल उपयोगिता क्या हो गई 10। वहीं 2 रोटी के प्रयोग से हमें कितनी सीमांत उपयोगिता मिली, दूसरी से 8। पहली से क्या हुआ, जब मुझे भूख ज्यादा थी तो हमें जो सीमांत उपयोगिता मिली वो 10 के बराबर मिली, और दूसरी इकाई से हमें सीमांत उपयोगिता 8 के बराबर मिल रही है, तीसरी से और कम मिल रही है, चौथी से और कम, पांचवी से और कम, छठवीं से शून्य हो जा रही है, और 7वीं रोटी के प्रयोग से हमें ऋणात्मक उपयोगिता मिल रही है। कहने का ये अर्थ है कि जैसे जैसे हमारी भूख समाप्त हो रही है, सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, एक बिंदु पर शून्य हो गई और अधिक उपभोग करने पर ये ऋणात्मक भी हो जा रही है। इसका अध्ययन हम सीमांत उपयोगिता में भी करेंगे, MU वाले में, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये दिया हुआ है, हमने मान लिया है। अब इसके दिए होने पर कुल उपयोगिता हमें निकालनी है। तो क्या करना है, 2 इकाई जब आप यूज कर रहे हैं रोटी का,
तो कितना उपयोगिता मिली, तो 10 + 8, 10 + 8 18। इसी प्रकार 3 इकाई से क्या होगा, 10 + 8 + 6 यानी 24। 4 इकाई से 10 + 8 + 6 + 4 यानी 28। इस प्रकार से हम कुल उपयोगिता निकाल लेते हैं। जब हम कुल उपयोगिता निकाल लेते हैं तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, TU बराबर TUn = MU1 + MU2 MUN। ये फॉर्मूला है कुल उपयोगिता का, जहाँ MU1 पहली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, MU2 दूसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और MUN nवीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम लोग 60 रोटी यूज कर रहे हैं तो TU7 कर देते हैं, यानी 60 इकाइयों के प्रयोग से कुल उपयोगिता हमें कितनी मिल रही है। तो ये जो सीमांत उपयोगिताएं हैं, ये हमारा MU1 हो गया, ये वाला, ये MU2 हो गया, ये MU3 हो गया, ये MU4 हो गया, ये MU5 हो गया, ये आपका MU6 हो गया, ये आपका MU7 हो गया। अब इन्हीं सबको जोड़ेंगे तो यहाँ n कहाँ तक जाएगा, केवल 7 तक जाएगा। MU1 + MU2 + MU3 + MU4 + MU5 + MU6 + MU7, इन सातों को हम जोड़ देंगे और हमें कुल उपयोगिता मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, MU1 आपका 10 हो गया, +8 + 6 + 4 + 2 + 0 फिर -2, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपको 28 मिल जाएगा। अब इसका हमें डायग्राम बनाना होगा कुल उपयोगिता का। तो देखिए ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। x अक्ष पर हम लोग रोटी की संख्या दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर हम लोग कुल उपयोगिता दिखाएंगे। कुल उपयोगिता आपका मैक्सिमम 30 है और 0 से शुरू 10 से शुरू है, तो मैं इसका 5 का गैप लेंगे यहाँ पर। 5 10 15 20 25 30। अब देखिए 0 पे 0, 1 पे क्या हो जाएगा आपका 10, 2 पे आपका हो गया 18, 3 पे हो गया आपका 24, 4 पे आपका हो गया 4 इकाई पे 28, यानी मैं ये वाला और ये वाला लेके ये वाला और ये वाला का प्रयोग करके डायग्राम बना रहा हूँ। 5वें पे क्या हो गया आपका 30, 6वें पर भी 30 और 7वें पे 28। इसी को जब हम मिला देंगे तो हमें कुल उपयोगिता वक्र मिल जाएगा। ये हमारा हो गया TU कर्व। अब इस TU कर्व की विशेषता क्या होती है, TU या कुल उपयोगिता वक्र, TU वक्र भी बोलते हैं इसको। तो जैसे जैसे हम x वस्तु के उपभोग में वृद्धि करते जा रहे हैं, शुरू में हमारी कुल उपयोगिता तेजी के साथ बढ़ती है, फिर घटती दर से बढ़ती है, एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है और उसके बाद गिरना प्रारंभ कर देती है। ये आपको TU की व्याख्या करते समय लिखना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये आपका TU का फॉर्मूला है, TUn = MU1 + MU2 + MUn। अब हम लोग बात करेंगे सीमांत उपयोगिता की। तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा हम इस प्रकार देंगे कि जब किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करते हैं तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे देखिए, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, MUn = TUn - TUn-1। MUn क्या है, nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता, TUn क्या है, n इकाई से कुल उपयोगिता, TUn-1 n-1 इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता, जिसको हम लोग अभी समझने का
प्रयास करेंगे। एक दूसरा फार्मूला भी होता है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का या सीमांत उपयोगिता निकालने का। तो कुल उपयोगिता वक्र की ढाल को ही हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो MU बराबर या मार्जिनल यूटिलिटी बराबर स्लोप ऑफ TU पर TU वक्र की ढाल, जो TU वक्र है उसका जो ढाल होगा वही क्या होगा, हमारा सीमांत उपयोगिता होगी। और इसका फार्मूला होगा चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। यानी एक इकाई अगर हम वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमें सीमांत उपयोगिता बताती है। अब इसको हम एक डायग्राम समझते हैं, या इस टेबल से पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए रोटी की संख्या सेम एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास कुल उपयोगिता दी हुई है, पहले हमें TU दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, MU निकालना है। तो हमें MU का फॉर्मूला पता है, MU n इक्वल टू TU n माइनस TU n माइनस 1। अब देखिए जब हम कोई भी रोटी का उपभोग नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई भी उपयोगिता नहीं मिल रही। जब पहली इकाई का हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें 10 के बराबर कुल उपयोगिता मिल रही है, दूसरी से 18। अब हमें इसकी सहायता से MU निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालनी है, तो n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये आपका हो जाएगा MU1 TU n की जगह पे 1 और ये TU n माइनस 1 की जगह पे 1 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा MU1 बराबर TU1 और TU0। अब ये देखिए ये आपका TU1 है जो कि 10 है और TU0 कितना है आपका, वो 0 है। तो 10 माइनस 0 बराबर 10। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखेंगे तो निकल जाएगा हमारा MU2। ये क्या हो जाएगा, n बराबर 2 यहाँ रखा, TU2 माइनस TU2 माइनस 1 यानी 1, यानी TU2 कितना है, ये आपका TU2 है। TU2 18, TU1 10, 18 माइनस 10 8 आ गया। इसी प्रकार से हम बाकी की सीमांत उपयोगिताएं निकाल लेंगे। तो देखिए इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे हम रोटी की संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है। एक बिंदु पर शून्य हो गई और उसके बाद भी वस्तु का उपभोग करते रहने से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये देखिए अपना हम लोग सीमांत उपयोगिता वक्र की वक्र बनाएंगे। एक्स अक्ष पर x वस्तु की मात्रा या संख्या और y पे सीमांत उपयोगिता को दिखाएंगे। सीमांत उपयोगिता इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 2 का गैप लेके 2 4 6 8 10 12 14। अब देखिए 0 पे 0 है, 1 पे क्या हो जा रहा है आपका 10, 2 पे आपका हो जा रहा है 8, 3 पे 6, 4 पे 4, 6 पे 5 पे आपका हो जा रहा है 5 पे 2, 6 पे 0 और 7 पे -2 नीचे हो जा रहा है आपका। और ऐसे एक डायग्राम हम बना देंगे
तो ये जो कर्व मिलेगा हमें, ये 6 से आएगा था, ये हमें MU कर्व मिलेगा, MU वक्र मिलेगा। अब इस MU वक्र की खासियत क्या है? जैसे जैसे हम x वस्तु का उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं, सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, छठवीं इकाई पे आकर शून्य हो जा रहा है और सातवीं पे नेगेटिव हो जा रहा है, यानी सीमांत उपयोगिता हमारे धनात्मक, 0 और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब इसी में हम लोग एक TU और MU के बीच संबंध देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है TU वक्र है, ये आपका हो गया TU कर्व, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ x वस्तु की मात्रा है, इधर कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता है, इधर आपका है सीमांत उपयोगिता हम बनाएंगे, इधर हम सीमांत उपयोगिता बनाएंगे। तो सेम डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको इस प्रकार का MU कर्व प्राप्त होगा। MU कर्व, ये x एक्सिस, ये आपको x अक्ष पे x वस्तु को दिखाया जा रहा है। तो देखिए एक जो दूसरा फार्मूला हमने बताया था कि MU इक्वल टू स्लोप ऑफ TU, जो MU है या सीमांत उपयोगिता है वह कुल उपयोगिता वक्र की ढाल को बतलाता है। तो MU इक्वल टू क्या हो गया आपका स्लोप ऑफ TU। तो ये स्लोप ऑफ TU निकलता क्या है, TU वक्र की ढाल निकलती कैसे है? तो देखिए एक यहाँ पे मैं सिंपलिसिटी के लिए TU कर्व बनाता हूँ और उसी के आधार पर बताता हूँ कि ये TU कर्व का ढाल कैसे निकलता है। ये TU कर्व हो गया, मान लेते हैं इसके हमें जिस बिंदु पर इसकी ढाल पता करनी है वहां से हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी वही कोण हमारा इसकी ढाल कहलाता है। टेंजेंट खींचते हैं, जैसे इसकी इस बिंदु पर हमें ढाल निकालनी है तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, x अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनाएगा वही कोण क्या कहलाएगा, इस TU वक्र का ढाल कहलाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमें ढाल पता करनी हो, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और यहाँ पे जो TU वक्र की ढाल है वो क्या होगी, वो x अक्ष पे कहीं काटेगा नहीं, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, TU का स्लोप ऑफ TU क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता हमारी क्या है, 0 है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जिस बिंदु पर हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहां पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी। तो यहाँ पे जो स्लोप है TU का वो क्या है, 0 है और इसी स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, MU कहते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो MU होगा वो हमारा क्या होगा, 0 वाला पॉइंट बताएगा, ये 0 है और इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पूर्ण तृप्ति का बिंदु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि जिस बिंदु पर हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम है वहां पर सीमांत उपयोगिता कितनी है, तो 0 है। ये आप याद रखिएगा, इसे पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जब हम वस्तु का उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता हमें क्या मिलने लगती है, नेगेटिव मिलने लगती है, इधर हमारी सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होती है। अब एक होता है औसत उपयोगिता, ये बहुत कम पूछता है, मेरी जानकारी में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया था। फिर भी एवरेज यूटिलिटी बराबर क्या होगा, टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ गुड्स, यानी कुल उपयोगिता में जब हम वस्तुओं की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही।